I welcome you all to this class. Topic for discussion in this class is how to combat excess demand and deficient demand with the help of monetary policy. तो यहाँ इस क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड हो तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए हम किस तरह से कॉम्बेट कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं सिचुएशन को एज पर रिक्वायरमेंट. So let us discuss about the monetary policy and its instruments. I will discuss about its meaning first of all. Let us discuss what is the meaning of monetary policy. So monetary policy of any country is concerned with the money supply in the economy and cost of credit and availability of credit. तो इन तीन चीज़ों के साथ आपकी मॉनेटरी पॉलिसी संबंधित होती है एंड इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. ये दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती है पॉलिसी. पहला है आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में हम किस किस चीज़ को यूज़ करते हैं. इन क्वांटिटेटिव मेथड्स वी यूज़ बैंक रेट, देन वी यूज़ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस. तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी मैंने आपको बताया ये सभी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है. एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में हम क्या क्या लेते हैं, उसमें क्या क्या डिस्कस करते हैं. नंबर वन इज मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स, या सिंपली मार्जिन रिक्वायरमेंट भी इसको बोलते हैं. Then moral suasion or moral pressure is there. Then credit rationing. तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जिनको हम डिस्कस करेंगे कि इनका किस तरह से हम यूज़ करते हैं अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो या डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन हो, तो उसमें इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है उसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे. So let us discuss about the bank rate. कि हम बैंक रेट का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में. तो जैसा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देता है बिना किसी कोलेट्रल को अपने पास रखे हुए. मतलब कि कमर्शियल बैंक इसमें कोई कोलेट्रल जो है वो नहीं देते हैं सेंट्रल बैंक को, और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो RBI या सेंट्रल बैंक चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से, उसको हम बैंक रेट कहते हैं. तो अब बैंक रेट का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. जैसे अगर मान लीजिए कि इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है या इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, तो उस केस में बैंक रेट का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो एक्सेस डिमांड अगर सिचुएशन है इकोनॉमी में तो इसका मतलब है कि डिमांड पहले से ही ज़्यादा है. मतलब डिमांड जो है, जो एग्रीगेट डिमांड है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की डिमांड से ऊपर है, तो ये एक्सेस डिमांड है. अब उसको हमने कॉम्बेट करना है, करेक्ट करना है, उसके लिए हम बैंक रेट का किस तरह इस्तेमाल करेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. तो इस केस में बैंक रेट का हम क्या करेंगे कि बैंक रेट को इंक्रीज़ करना होगा. एक्सेस डिमांड की कंडीशन में बैंक रेट को इंक्रीज़ करना है. अच्छा, जब बैंक रेट इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो RBI है या सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को महंगा लोन देगा क्योंकि बैंक रेट बढ़ गया. तो उससे क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक हैं वो भी आगे जो लोन देंगे पब्लिक को या अपने क्लाइंट्स को, उसका भी वो जो लोन है उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको खुद ही महंगा लोन मिल रहा है पीछे से. तो आगे भी जो लोन दिए जाएंगे कमर्शियल बैंक के द्वारा अपने कस्टमर्स को, वो भी
उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो बढ़ जाती है, जो क्रेडिट की कॉस्ट है वो बढ़ रही है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। जब कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो डिमांड फॉर लोन है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि महंगा होगा लोन तो आगे कस्टमर जो है वो ज़्यादा लोन डिमांड नहीं करेंगे, कम लोन लेंगे वो। और जब डिमांड कम हो जाएगी लोन्स के लिए या लोन कम लिए जाएंगे तो एक तरह से जो परचेजिंग पावर है इकोनॉमी में वो भी डिक्रीज हो जाएगी, परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। और जब परचेजिंग पावर कम होगी तो उससे क्या होगा, जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो भी इकोनॉमी में डिक्रीज होगी। और इस तरह से जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है उसको हम कॉम्बेट कर सकते हैं, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि एक्सेस डिमांड की कंडीशन में हम लोग बैंक रेट को इंक्रीज करेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो यहाँ स्टेप्स में आपको समझा दिया गया है। नेक्स्ट सिचुएशन है डेफिशिएंट डिमांड, कि अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो उस समय हम बैंक रेट को किस तरह से यूज़ करेंगे। डेफिशिएंट डिमांड है या डिफ्लेशनरी गैप है, इसका मतलब है कि डिमांड पहले से ही कम है तो हमें डिमांड को बढ़ाना है, और डिमांड को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परचेजिंग पावर को इकोनॉमी में बढ़ाना पड़ेगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड हम बैंक रेट को किस तरह से यूज़ करेंगे इस केस में। तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन या डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन में आपको बैंक रेट को कम करना है। बैंक रेट इज डिक्रीज्ड, मतलब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देता है उस रेट को कम करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होगा, क्योंकि जब आरबीआई सस्ता लोन देगा कमर्शियल बैंक को तो आगे जो कमर्शियल बैंक अपने क्लाइंट्स को जो लोन देंगे वो भी सस्ते होंगे, मतलब वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो डिक्रीज हो रही है, जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो डिक्रीज हो रही है। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट के डिक्रीज होने से जो डिमांड फॉर लोन है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि जो डिमांड है लोन्स के लिए वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब डिमांड फॉर लोन्स इंक्रीज होगी उससे क्या होगा, आपका परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा, उससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी लोन्स के लिए, लोग ज़्यादा लोन लेंगे तो नेचुरली उससे क्या होगा, जो परचेजिंग पावर है इकोनॉमी में वो बढ़ेगी। और परचेजिंग पावर बढ़ने से क्या होगा, डिमांड विल इंक्रीज, तो उससे डिमांड बढ़ जाएगी इकोनॉमी के अंदर। और डिमांड बढ़ने से जो आपकी डेफिशिएंट डिमांड है वो कॉम्बेट हो जाएगी, वो करेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ कि बैंक रेट को डिक्रीज करने से हम लोग डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को कॉम्बेट किस तरह से कर सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द रेपो रेट and its use in case of excess demand and deficient demand. तो रेपो रेट होता क्या है, let us understand this. Repo rate is the rate of interest which is charged by the central bank from the commercial banks for providing them loan with collateral. कि कमर्शियल बैंक जो हैं लोन लेने के लिए सेंट्रल बैंक को कोलेट्रल देते हैं, उस स्थिति में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक के द्वारा चार्ज किया जाता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि एक्सेस डिमांड की कंडीशन में हम रेपो रेट का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप, रेपो रेट इज़ इंक्रीज्ड। रेपो रेट को जब इंक्रीज करते हैं तो कमर्शियल बैंक को महंगा लोन मिलता है और उससे आगे कमर्शियल बैंक भी अपने क्लाइंट्स को महंगा लोन देंगे, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इंक्रीज्ड। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि जो कमर्शियल बैंक चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से या अपने कस्टमर से। और इसका मतलब क्या है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उससे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगी, जो क्रेडिट है वो महंगा हो जाएगा, उससे डिमांड फॉर लोन डिक्रीज होगा, डिमांड फॉर लोन्स जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब डिमांड कम होगी, लोन कम लिए जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज होगी, इकोनॉमी में परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी। और परचेजिंग पावर डिक्रीज होने से डिमांड भी डिक्रीज होगी और अल्टीमेटली उससे क्या होगा, जो एक्सेस डिमांड है वो
कॉम्बेट हो जाएगी। तो इस तरह से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में जो बैंक रेट है, सॉरी रेपो रेट है, उसको इंक्रीज करना होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ देयर इज द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप, अगर आपके पास डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है तो उस समय हम रेपो रेट का किस तरह इस्तेमाल करेंगे, लेट अस डिस्कस दिस। इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड हमें परचेजिंग पावर को बढ़ाना है इकोनॉमी में। तो परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए हम रेपो रेट का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे कि जो रेपो रेट है उसको डिक्रीज करना है। रेपो रेट डिक्रीज करने का मतलब है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को जो लोन दे रहे हैं वो सस्ता लोन दे रहे हैं। उससे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्रीज, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा। मतलब जो कमर्शियल बैंक आगे कस्टमर्स को लोन देंगे वो भी सस्ते हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम हो गया, और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम होने से जो डिमांड फॉर लोन्स है वो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी लोन्स की। और जब लोन ज़्यादा लेंगे लोग तो उससे क्या होगा, परचेजिंग पावर इन द इकोनॉमी विल इंक्रीज। लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ने से क्या होगा, फिर ओवरऑल जो डिमांड है इकोनॉमी में वो भी बढ़ेगी, तो डिमांड विल इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है वो कॉम्बेट हो जाएगी, वो करेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ कि डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन में हमें रेपो रेट को डिक्रीज करना है और किस तरह से हम डेफिशिएंट डिमांड को उसको कॉम्बेट कर सकते हैं। So let us discuss about the reverse repo rate and its use in case of excess demand and deficient demand. What is reverse repo rate? जैसा आप जानते हैं कि जब कस्टमर कमर्शियल बैंक के पास अपने सेविंग्स को जमा कराते हैं तो उन सेविंग्स के ऊपर बैंक के द्वारा कुछ ब्याज दिया जाता है कस्टमर्स को। इसी तरह से जो कमर्शियल बैंक हैं वो भी अपने सरप्लस फंड्स को आरबीआई के पास जमा करवाते हैं। तो उस समय आरबीआई उनको कितना ब्याज उस पे देता है उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। मतलब कितना रेट जो उस समय उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है कमर्शियल बैंक्स को उनके सरप्लस फंड्स पे जो वो सेंट्रल बैंक के पास पार्क करते हैं, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में हम रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। सो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज्ड। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स विल पार्क देयर मोर फंड्स विद द आरबीआई। जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो आरबीआई ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक को फ़ायदा होगा उससे। तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स को वो आरबीआई के पास जमा करवा देंगे। व्हाट विल हैपन देन, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज डिक्रीज्ड, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के पास लोनेबल फंड्स फिर कम हो जाएंगे और उससे जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट डिक्रीज होगी तो इससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन आगे कम होगा। तो जब क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो इकोनॉमी में जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज होगी, और परचेजिंग पावर के डिक्रीज होने से जो एक्सेस डिमांड है वो करेक्ट हो जाएगी। On the other hand, in case of deficient demand, reverse repo rate is decreased। कि अगर deficient demand या deflationary gap का situation हो तो उसमें रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर देते हैं। उससे क्या होता है, कमर्शियल बैंक को कम फायदा होगा उससे, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा आरबीआई से वापस ले लेंगे, या आरबीआई के पास जो वो अपने सरप्लस फंड्स को जमा कराते हैं उनमें कमी कर देंगे। तो कमर्शियल बैंक विल पार्क लेस फंड्स विद आरबीआई, आरबीआई के पास अपने कम फंड्स को वो जमा करवाएंगे। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे जो कमर्शियल बैंक हैं उनके पास जो लोनेबल फंड्स हैं, मतलब जिनको आगे लोन के रूप में दिया जा सकता है, वो बढ़ जाएंगे कमर्शियल बैंक के पास, और उससे जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है वो बढ़ जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट आगे वो कर सकते हैं कमर्शियल बैंक। तो उससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन इज इंक्रीज्ड।
उससे क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होगा, और क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होने से क्या होगा, परचेजिंग पावर इज इंक्रीज्ड, क्योंकि ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा इकोनॉमी में तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, और उससे जो परचेजिंग पावर है इकोनॉमी के अंदर वो भी बढ़ जाएगी। और परचेजिंग पावर बढ़ने से क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड इज कॉम्बेटेड, मतलब परचेजिंग पावर बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा, जो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है इकोनॉमी में वो करेक्ट हो जाएगी। दिस इज हाउ रिवर्स रेपो रेट इज यूज्ड इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। Let us discuss about cash reserve ratio and its use in case of excess demand and deficient demand. तो कैश रिजर्व रेशो का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। कैश रिजर्व रेशो रेफर्स टू the minimum percentage of their total deposits which they are supposed to deposit with the central bank, कि कमर्शियल बैंक्स को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का एक मिनिमम परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास जमा कराना होता है, उसको हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। और ये इंडिया में लगभग 4% है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये समय के साथ होता रहता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड हम CRR का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। सो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप, CRR इज इंक्रीज्ड। CRR इज इंक्रीज्ड मतलब कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा पैसा जो है अपनी टोटल डिपॉजिट्स का ज़्यादा परसेंटेज जमा कराना होगा। इससे क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक है उनके पास जो लोनेबल फंड्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब कि क्योंकि जब ज़्यादा पैसा वो सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाएंगे CRR के फॉर्म में, तो उनके पास कम पैसा बच जाएगा जिसमें से वो लोन दे सकें आगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ जो लोनेबल फंड्स है वो कम हो जाएगा, लोनेबल फंड्स ही कम हो जाएंगे कमर्शियल बैंक के पास। और उससे क्या होगा, जब लोनेबल फंड्स ही कम हो गए तो जो क्रेडिट क्रिएशन है वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि आगे कम लोन दिए जाएंगे तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्रेडिट क्रिएशन के डिक्रीज होने से क्या होगा, परचेजिंग पावर विल बी डिक्रीज्ड, तो उससे परचेजिंग पावर भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। परचेजिंग पावर के डिक्रीज होने से इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगी, मतलब एग्रीगेट डिमांड विल डिक्रीज। और जब एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगा तो उससे जो आपका एक्सेस डिमांड है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब उसको हम कॉम्बेट कर सकते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड हम CRR को बढ़ाएंगे। And on the other hand, in case of deficient demand or deflationary gap, CRR is decreased. CRR को कम करना है, मतलब कम पैसा जो है वो जो हम मतलब कमर्शियल बैंक जमा कराते हैं सेंट्रल बैंक के पास कंपल्सरली, उसको कम करना उसका रेशो। तो उससे क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ लोनेबल फंड्स विल इंक्रीज। कमर्शियल बैंक के पास जो लोनेबल फंड्स हैं, मतलब जिनको आगे लोन के रूप में दिया जा सकता है, वो फंड्स कमर्शियल बैंक के पास जो है वो बढ़ जाएंगे। तो लोनेबल फंड्स बढ़ने से क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन विल इंक्रीज, उससे क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होगा। और क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी में जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ने से जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ेगी, और उससे जो आपका डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है इकोनॉमी में वो कॉम्बेट हो जाती है, वो करेक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड हमने CRR को इंक्रीज करना है, और उसके आगे स्टेप्स क्या क्या फॉलो होते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारा आपको डिस्कस किया जा चुका है। सो दैट्स ऑल अबाउट द कैश रिजर्व रेशो। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द SLR। हर एक कमर्शियल बैंक को डेली बेसिस पर अपनी टोटल एसेट्स का एक मिनिमम परसेंटेज लिक्विड एसेट फॉर्म में मेंटेन करना होता है अपने पास, उसको हम कहते हैं SLR। और जो लिक्विड एसेट होती हैं उसमें कैश, गोल्ड और अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़, मतलब ऐसी सिक्योरिटीज जिनके ऊपर लोन ना लिया गया हो, जिनके अगेंस्ट लोन ना लिया गया हो, तो इस फॉर्म में जो है उनको अपने पास ये मिनिमम परसेंटेज जो है वो अपने पास डेली बेसिस पे मेंटेन करना होता है कमर्शियल बैंक को। उस रेशो को हम SLR कहते हैं।
सो लेट अस अंडरस्टैंड कि एक्सेस डिमांड की कंडीशन में या डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में एसएलआर को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसा आप जानते हैं, एक्सेस डिमांड की कंडीशन में हमें परचेजिंग पावर को कम करना होता है और उसके लिए हमें एसएलआर को इंक्रीज करना है। तो जब एसएलआर इंक्रीज किया जाएगा तो इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक को अपने पास ज़्यादा एसेट जो है वो लिक्विड एसेट फॉर्म में मेंटेन करनी होंगी डेली बेसिस पर। इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास जो लोनेबल फंड्स हैं वो कम हो जाएंगे। लोनेबल फंड्स उनके पास कम होंगे और उससे जो क्रेडिट क्रिएशन है वो भी कम होगा। कमर्शियल बैंक के द्वारा जो क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है वो भी कम हो जाएगा और क्रेडिट क्रिएशन कम होने का मतलब है कि परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी, उससे परचेजिंग पावर भी डिक्रीज होगी। परचेजिंग पावर के डिक्रीज होने का मतलब है कि डिमांड विल डिक्रीज। इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगी और जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो उससे एक्सेस डिमांड विल बी कॉम्बेटेड। तो एक्सेस डिमांड ऑटोमेटिकली उससे करेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड वी नीड टू इंक्रीज द एसएलआर। एसएलआर को हम बढ़ाएंगे और उसकी वजह से आपका जो एक्सेस डिमांड है वो कॉम्बेट किस तरह होगा, ये स्टेप्स हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। लेट अस डिस्कस द डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप। तो एसएलआर का हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। एसएलआर इज डिक्रीज्ड। एसएलआर को डिक्रीज करेंगे, मतलब कमर्शियल बैंक्स को अपने पास कम एसेट्स लिक्विड फॉर्म में रखनी होंगी। उससे क्या होगा, जो एवेबिलिटी ऑफ लोनेबल फंड्स हैं कमर्शियल बैंक के पास वो बढ़ जाएगा। लोनेबल फंड्स बढ़ेंगे कमर्शियल बैंक के पास, उससे जो क्रेडिट क्रिएशन है वो भी बढ़ेगा। क्रेडिट क्रिएशन इज इंक्रीज्ड। तो क्रेडिट क्रिएशन के इंक्रीज होने से क्या होगा, इकोनॉमी में परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ने से क्या होगा, जो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड है इट विल आल्सो इंक्रीज। तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, वही तो हमें करना था, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड को बढ़ाना होता है। डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन उससे क्या होगी, कॉम्बेट हो जाएगी। इन दिस वे डेफिशिएंट डिमांड विल बी कॉम्बेटेड। दिस इज हाउ इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड वी नीड टू डिक्रीज द एसएलआर। उसको कम करेंगे तो उससे हम डेफिशिएंट डिमांड को कॉम्बेट कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द ओपन मार्केट ऑपरेशंस and its use in case of excess demand and deficient demand। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि जब सरकार के निर्देशों पर आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में सेल या परचेज किया जाता है तो उसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। मीन्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ from the open market on the behalf of government. This is known as open market operations। तो एक्सेस डिमांड में लेट अस अंडरस्टैंड कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस किस तरह से यूज किया जाता है। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय आरबीआई टू सोक द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन में जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में क्या करते हैं, सेल करता है। आरबीआई जो है वो सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। उससे क्या होता है, कैश रिजर्व विद कमर्शियल बैंक डिक्रीजेस। तो जब ये सिक्योरिटीज़ बेची जाती हैं तो कमर्शियल बैंक उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा, उससे कमर्शियल बैंक के पास जो कैश रिजर्व हैं वो कम हो जाते हैं और जब कैश रिजर्व भी कम हो जाएंगे तो आगे क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा इकोनॉमी में। देयर विल बी डिक्रीज इन द क्रेडिट क्रिएशन। और जब क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो इसका क्या मतलब है कि परचेजिंग पावर कम हो जाएगी इकोनॉमी में, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन कम हो रहा है तो परचेजिंग पावर जो है इट विल डिक्रीज। और परचेजिंग पावर डिक्रीज होने से जो डिमांड है वो कम हो जाती है, मतलब एग्रीगेट डिमांड कम होगी और उससे एक्सेस डिमांड जो है वो कॉम्बेट हो जाएगी, एक्सेस डिमांड जो है वो करेक्ट हो जाएगी इस तरह से। आपको ये ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं इसको मार्केट में बेचा जाता है ताकि मार्केट से जो लिक्विडिटी है या परचेजिंग पावर है वो कम हो जाए और उससे एग्रीगेट डिमांड कम हो और
एक्सेस डिमांड की जो कंडीशन है वो कंट्रोल में आ जाए। On the other hand, let us discuss about deficient demand and deflationary gap. So how open market operations are used in case of deficient demand? कि अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है या डिफ्लेशनरी गैप है तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करती है। सो इन दिस केस सिक्योरिटीज़ आर परचेज्ड बाय आरबीआई टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। सो इस केस में आरबीआई क्या करता है कि जो पहले से ओपन मार्केट में बेची गई सिक्योरिटीज़ हैं उनको वापस खरीदता है, आरबीआई उनको वापस खरीद लेता है। तो इनको जब मार्केट से परचेज करते हैं तो उससे क्या होता है कि क्योंकि कमर्शियल बैंक्स ने भी इसमें पैसा इन्वेस्ट किया होता है इन सिक्योरिटीज़ में, तो उनको पैसा वापस मिलता है गवर्नमेंट से। तो इससे क्या होता है कि जो कैश रिजर्व विद कमर्शियल बैंक हैं ये इंक्रीज होते हैं। जो कमर्शियल बैंक्स के पास कैश रिजर्व है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और कैश रिजर्व अगर कमर्शियल बैंक के पास बढ़ जाएंगे तो नेचुरली है कि वो क्रेडिट क्रिएशन को इंक्रीज करेंगे। तो इससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा और क्रेडिट क्रिएशन के बढ़ने से इकोनॉमी में जो परचेजिंग पावर है वो भी बढ़ जाएगी। और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उससे जो डेफिशिएंट डिमांड है वो कॉम्बेट हो जाएगी, वो करेक्ट हो जाएगी। मतलब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो नेचुरली है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आपका जो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है वो कॉम्बेट हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वापस परचेज करता है। So let us discuss about margin requirement as an instrument of monetary policy. मार्जिन रिक्वायरमेंट को हम मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन भी कहते हैं। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा जा सकता है। सपोज आपको बैंक से लोन चाहिए और आपने बैंक को 1 करोड़ रुपए का कोई एसेट कोलेट्रल के रूप में बैंक को दिया, गिरवी रखा बैंक के पास, और बैंक आपको उस 1 करोड़ की एसेट के अगेंस्ट आपको 80 लाख रुपीज़ का लोन दे रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट में जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 20 लाख है। 20 लाख रुपया आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अगर सपोज बैंक आपको 80 लाख की जगह 90 लाख रुपीज़ लोन दे दे तो इसका मतलब है मार्जिन जो रिक्वायरमेंट है वो 10 लाख रुपीज़ है, वो 10 लाख रुपए है। तो 20 लाख से वो 10 लाख हो गया, मतलब कम हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो गया। और अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाना है तो इसका मतलब क्या है कि बैंक आपको 1 करोड़ के अगेंस्ट 1 करोड़ की एसेट के अगेंस्ट बैंक आपको जो लोन है वो मान लो 70 लाख का दे रहा है। तो 70 लाख रुपए का लोन दे रहा है तो इसका मतलब है कोलेट्रल की वैल्यू थी 1 करोड़ की, लोन मिला आपको 70 लाख रुपया। तो 30 लाख रुपया आपका क्या हुआ, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन हो गया। तो ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप में हम इस इंस्ट्रूमेंट को किस तरह यूज़ करते हैं। सो एक्सेस डिमांड की अगर कंडीशन है या सिचुएशन है इकोनॉमी में तो इसका मतलब है कि हमें इकोनॉमी में डिमांड को कम करना है, और डिमांड को कम करने के लिए इकोनॉमी में जो परचेजिंग पावर है या लिक्विडिटी है उसको कम करना है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि मार्जिन रिक्वायरमेंट को यूज़ करके हम वो किस तरह से कर सकते हैं। सो इस केस में अगर एक्सेस डिमांड है तो उस केस में हम मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन को इंक्रीज़ करेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ करने का मतलब है कि बैंक अब 1 करोड़ रुपए की एसेट पर पहले के मुकाबले कम लोन दे रहा है। जैसे मान लो पहले 80 लाख रुपए दे रहा था, अब 70 लाख रुपए दे रहा है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट 20 लाख की जगह 30 लाख हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया। इससे क्या होगा कि जो अवेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जो बैंक से हमें क्रेडिट मिलना था उसकी अवेबिलिटी क्या होगी, कम हो गई, कम अवेलेबल होगा क्रेडिट। मतलब पहले 80 लाख रुपए मिल रहा था, अब 70 लाख रुपए मिल रहा, तो अवेबिलिटी क्या होगी, कम हो गई, कम पैसा मिल रहा है उस सेम कोलेट्रल पर।
इससे क्या हुआ कि क्रेडिट क्रिएशन कम होगा इकोनॉमी के अंदर, और जब क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो उससे आपका जो परचेजिंग पावर है ओवरऑल इकोनॉमी में वो भी कम होगी। क्योंकि इन जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ एक केस के लिए तो हम बात नहीं कर रहे हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ रहा है तो ओवरऑल पूरी इकोनॉमी में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि पूरी इकोनॉमी के अंदर जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कम हो रहा है, और उससे पूरी इकोनॉमी के अंदर परचेजिंग पावर भी कम हो रही है। और जब परचेजिंग पावर कम हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम होगी, और यही तो करना था हमने एक्सेस डिमांड में। तो जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो उससे क्या होगा, जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो कॉम्बेट हो जाएगी, वो करेक्ट हो जाएगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप, कि इस केस में हम इसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। सो डेफिशिएंट डिमांड की अगर कंडीशन है तो हमें उसको करेक्ट करने के लिए इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड तभी बढ़ेगी जब इकोनॉमी में परचेजिंग पावर बढ़ेगी। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि उसको हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को यूज़ करके किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको डिक्रीज करना है। उसको क्या करना है, डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने का मतलब है कि बैंक को कब पहले के मुकाबले अब ज़्यादा लोन देना होगा सेम कोलेट्रल के अगेंस्ट। जैसे मान लो बैंक पहले 80 लाख रुपए दे रहा था 1 करोड़ की एसेट के अगेंस्ट, लेकिन अब उसको क्या करना है, उसको बढ़ाना है। मतलब कि जैसे अब 80 लाख रुपीज़ अगर दे रहा है 1 करोड़ के अगेंस्ट, तो 20 लाख रुपए क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब बैंक अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ की एसेट के अगेंस्ट 90 लैक्स का लोन दे रहा है, तो यहाँ मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हो गया, कम हो गया। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हो गया, 10 लाख रुपए हो गया। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या करना है, डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करना है। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट जब कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो है वो बढ़ जाएगी। ज़्यादा पैसा बैंक देगा कस्टमर को, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि 80 लाख की जगह 90 लाख रुपया लोन दे रहा है बैंक 1 करोड़ रुपए की एसेट के अगेंस्ट। तो कोलेट्रल क्या वैल्यू तो उतना ही है, लेकिन लोन अमाउंट बढ़ा दिया बैंक ने। तो इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट क्रिएशन जो है वो इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है। और जब ओवरऑल इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन बढ़ता है तो उससे जो परचेजिंग पावर है इकोनॉमी में वो भी बढ़ती है। अब परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी ओवरऑल इकोनॉमी में, तो इससे क्या है कि इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अब जब एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन है वो कॉम्बेट हो जाएगी, वो करेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन यूटिलाइज द margin requirement instrument for correcting the excess demand and deficient demand situations. So let us understand about the moral suasion by RBI in case of excess demand and deficient demand. जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, वो इंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। समय समय पर जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आरबीआई की तरफ से डायरेक्शंस दी जाती हैं बैंकों को कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उन डायरेक्टिव्स को सभी कमर्शियल बैंक्स को फॉलो करना होता है, और अगर कोई बैंक उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो बैंक की तरफ से उसको पहले समझाया जाता है, उसको परसुएड किया जाता है। और अगर उसके बाद भी उसको वो फॉलो नहीं करते हैं बैंक्स, तो फिर उसके ऊपर जो है वो प्रेशर क्रिएट किया जाता है। प्रेशर इन द सेंस कि कई तरह के जो है वो उनको एक तरह से प्रोविज़न रखे जाते हैं कि अगर आप ये पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो हम आपको डी एफिलेट कर देंगे। और अगर कोई बैंक जो है आरबीआई से डी एफिलेट हो गया तो फिर उसका कोई भी अस्तित्व एक तरह से नहीं रह जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि जो एक्सेस डिमांड है या इन्फ्लेशनरी गैप है, उस केस में जो मॉरल सुएशन है उसको किस तरह से आरबीआई इस्तेमाल करता है। सो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं स्लाइड में कि आरबीआई जो है वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक को डायरेक्ट करता है कि आपको जो लैंडिंग करना है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एंड सेलेक्टिव लैंडिंग होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट एंड सेलेक्टिव लैंडिंग का मतलब है कि जहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जो सेलेक्टिव एरियाज़ हैं जहाँ क्रेडिट क्रिएशन करना अति आवश्यक है, वहाँ पर ही आप क्रेडिट क्रिएशन कीजिए, वहाँ पर ही लोन दीजिए। और स्ट्रिक्ट लैंडिंग कीजिए मतलब कम से कम लोन दीजिए, मतलब जितना कम से कम हो सकता है उतना लोन दीजिए।
तो आरबीआई की तरफ से एक तरह से डायरेक्शन है कि आपको कम से कम उधार देना है, कम से कम क्रेडिट क्रिएशन करना है। तो जब बैंक उसको फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है, जो क्रेडिट क्रिएशन है वो डिक्रीज़ होता है, क्रेडिट क्रिएशन जो है वो डिक्रीज़ होता है। और क्रेडिट क्रिएशन जब इकोनॉमी में डिक्रीज़ हो तो इसका मतलब परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो रही है इकोनॉमी में। तो परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो रही है तो उससे क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो है वो जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगी। और एग्रीगेट डिमांड के कम होने से जो एक्सेस डिमांड है वो कंट्रोल हो जाएगी, वो करेक्ट हो जाएगी, उसको हम कॉम्बेट कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन में। सो दिस इज़ हाउ कि एक्सेस डिमांड की कंडीशन में आरबीआई जो है वो स्ट्रिक्ट एंड सिलेक्टिव लैंडिंग का डायरेक्शन देता है। और बैंक जब उसको फॉलो करते हैं तो उसको एक्सेस डिमांड को इस केस में हम करेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप। कि अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड हो या डिफ्लेशनरी गैप हो तो ऐसे केस में आरबीआई जो है किस तरह से मॉरल सुएशन करता है, किस तरह यूज़ करता है। तो इस केस में जो आरबीआई डायरेक्ट करता है कमर्शियल बैंक को वो होता है लिबरल लैंडिंग। लिबरल लैंडिंग का मतलब है कि जितना जहाँ जितना भी हो सकता है मैक्सिमम लैंडिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग कीजिए, जहाँ पर लैंडिंग हो सकती है उसको ज़रूर कीजिए। तो जब इस तरह की डायरेक्शन होती है सेंट्रल बैंक की तरफ से तो उससे क्या होता है, जो क्रेडिट क्रिएशन है वो बढ़ता है। क्योंकि सभी बैंक्स को वही एक तरह से डायरेक्शन मिलती है तो इसका मतलब होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन करना है। और जब क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज़ होगा इकोनॉमी में तो उससे क्या होगा, जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। इकोनॉमी में परचेजिंग पावर बढ़ेगी क्रेडिट क्रिएशन के बढ़ने से। और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि इकोनॉमी में जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या होगा, जो डेफिशिएंट डिमांड है वो करेक्ट हो जाएगी। क्योंकि डिमांड पहले से कम चल रही थी इकोनॉमी में, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे थी डिमांड, तो वो डिमांड जो है वो कॉम्बेट हो जाएगी, वो करेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ कि इन केस ऑफ डेफिशिएंट एंड डिफ्लेशनरी गैप इस तरह से हम जो मॉरल सुएशन है आरबीआई के द्वारा इसका इस्तेमाल इस तरह होता है ताकि जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है उसको करेक्ट किया जा सके। तो सिंपल सी बात यह है कि एक्सेस डिमांड में बैंक की तरफ से जो है वो सेलेक्टिव एंड स्ट्रिक्ट लेंडिंग का डायरेक्शन मिलता है। और डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में लिबरल लेंडिंग का डायरेक्शन मिलता है। और अगर कोई बैंक उसको फॉलो नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट जो है कई तरह के प्रोविजंस रखे जाते हैं कि ताकि बैंक उस चीज़ उन प्रोविजन से डरे और उन पॉलिसीज़ को बैंक प्रॉपरली फॉलो करे। सो दैट्स ऑल अबाउट द मॉरल सुएशन बाय द आरबीआई। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब है कि इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के लिए जो है वो क्रेडिट लिमिट प्रेस्क्राइब कर दी जाती है कि कौन से सेक्टर को कितना लोन देना है। मतलब उसमें एक तरह से क्रेडिट कोटा फिक्स कर दिया जाता है। और उसमें अवॉइड किया जाता है कि जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के लिए जो क्रेडिट राशनिंग है उसको कंट्रोल किया जाए, वो कम से कम किया जाए, उसको अवॉइड किया जाए। सो लेट अस डिस्कस कि एक्सेस डिमांड के केस में क्रेडिट राशनिंग किस तरह से की जाती है। तो अगर सपोज़ कि एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप की कंडीशन है इकोनॉमी में तो उस समय अलग अलग सेक्टर्स जो है इकोनॉमी के उसको उसको जो क्रेडिट क्रिएशन करना है उसका कोटा फिक्स कर दिया जाता है। मतलब उसकी एक क्रेडिट लिमिट जो है वो प्रेस्क्राइब कर दी जाती है कि इससे ऊपर जो है वो क्रेडिट क्रिएशन इस सेक्टर को नहीं करना है। मतलब एक तरह से जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके लिए एक तरह से डिसाइड हुआ कि कम से कम हमने क्रेडिट क्रिएशन करना है। सो और कुछ सेक्टर्स के लिए बहुत ही कम करना है, स्पेशली जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ है उसके लिए तो क्रेडिट क्रिएशन को अवॉइड करना है। तो इससे क्या होता है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। बैंकों की तरफ से जो क्रेडिट क्रिएशन होता है वो कम से कम होता है। तो उससे क्या होता है कि जो परचेजिंग पावर है इकोनॉमी में वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन कम हो रहा है। क्रेडिट क्रिएशन कम हो रहा है तो कम पैसा मार्केट में जा रहा है, परचेजिंग पावर कम हो रही है। तो जब परचेजिंग पावर कम होगी तो उससे जो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी में डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपका जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें कमी आएगी। और जो इस तरह से जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन थी ऑलरेडी वो अब कॉम्बेट होगी, करेक्ट होगी, और ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये कम होकर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की डिमांड पे वापस आएगी।
और लेट अस अंडरस्टैंड नाउ कि जो डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है उसमें हम किस तरह से क्रेडिट राशनिंग को यूटिलाइज करते हैं। तो अगर मान लीजिए पहले से ही क्रेडिट लिमिट डिसाइडेड है तो फिर उसको विड्रॉ किया जाता है इस केस में। मतलब डिफ्लेशनरी गैप की कंडीशन में जो है वो क्रेडिट लिमिट्स को विड्रॉ करता है बैंक। मतलब कि क्रेडिट लिमिट नहीं है फिर जितना चाहे जो है वो आप क्रेडिट दे सकते हैं, मैक्सिमम क्रेडिट आपको करना है। तो क्रेडिट लिमिट को विड्रॉ करने का मतलब ये है कि लिमिट को हटा देंगे। मतलब बैंक जितना चाहे अपनी मर्जी से अपनी फंक्शनिंग के हिसाब से वो लोन दे सकते हैं। तो किसी तरह की इसमें क्रेडिट लिमिट अब नहीं रहेगी इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। जब क्रेडिट लिमिट नहीं रहेगी तो बैंक क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे। तो इससे क्या होगा, जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है वो बढ़ जाती है। मतलब क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाता है इकोनॉमी के अंदर। बैंक अपनी इच्छा से मैक्सिमम क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, उससे जो क्रेडिट क्रिएशन है इकोनॉमी में वो बढ़ जाता है। और क्रेडिट क्रिएशन जब इकोनॉमी में बढ़ेगा तो नेचुरली है कि उससे जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज होगी। और जब परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी ओवरऑल इकोनॉमी में तो ओवरऑल जो डिमांड है इकोनॉमी में, मतलब एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ेगी। और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली है वो डेफिशिएंट डिमांड को कॉम्बेट करेगी। क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की डिमांड से नीचे है। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो वापस कहाँ जाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की डिमांड पे जो लेवल है उस पर वापस जाएगी डिमांड। सो दिस इज़ हाउ कि हम क्रेडिट राशनिंग को यूटिलाइज करके किस तरह से जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है या डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है उसको करेक्ट कर सकते हैं। सो आपको यहाँ एक चीज़ यही याद रखनी है कि एक्सेस डिमांड की अगर कंडीशन होगी तो उसमें क्रेडिट लिमिट को अप्लाई किया जाएगा। और ऑन द अदर हैंड अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो वहाँ पर क्रेडिट लिमिट को विड्रॉ कर लिया जाएगा, उसको नहीं रखा जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द credit rationing. Now let us conclude the topic, things to remember. uh, इतना हमने काफ़ी सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस पूरे वीडियो में आपको दिया है। अब उसको कंक्लूड करते हैं कि आपको अगर इसको याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हैं आप। एक्सेस डिमांड की कंडीशन में आप किस तरह से किस किस इंस्ट्रूमेंट को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है एक्सेस डिमांड है ना, तो इसका मतलब क्या है, डिमांड पहले से ज़्यादा है तो आपको परचेजिंग पावर कम करना है। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो याद रखना है। जैसे आपका 3 रेट हैं, बैंक रेट है, रेपो रेट है एंड रिवर्स रेपो रेट है। ये तीनों ही रेट्स को बढ़ाना होता है एक्सेस डिमांड की कंडीशन में, यही ध्यान रखना है, तीनों बढ़ेंगे। इसके अलावा CRR और SLR इन दोनों को भी बढ़ाएंगे। ये दो रेशो हम मानते हैं, इन दोनों को बढ़ाएंगे। तो अल्टीमेटली पांचों चीज़ें बढ़ेंगी, 2 रेशो और 3 रेट, ये पांचों बढ़ेंगे। ये पांचों जो हैं आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। और इसके अलावा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी आप बढ़ाएंगे। तो ये 6 चीज़ें बढ़ेंगी एक्सेस डिमांड की कंडीशन में, ये ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए ये आपको ध्यान रखना है। ये ट्रिक है एक तरह से कि 3 रेशो और 3 रेट्स और 2 रेशो और एक मार्जिन रिक्वायरमेंट, इन 6 के 6 को आपको बढ़ाना है इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। और नेक्स्ट इज कि ओपन मार्केट ऑपरेशन अगर है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में कई बच्चे लिखते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन को इंक्रेज करना है, दिस इज रॉन्ग। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या करना है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द RBI ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसे केस में जब एक्सेस डिमांड हो तो गवर्नमेंट क्या कर सॉरी जो RBI है वो क्या करता है, वो सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेचेगा वो उस समय, ताकि पब्लिक से जो पैसा है वो गवर्नमेंट की तरफ चला जाए। मतलब इकोनॉमी के अंदर एक तरह परचेजिंग पावर कम हो जाए। और जो मॉरल प्रेशर है या मॉरल सिचुएशन है उसमें क्या करता है बैंक, बैंक जो है उस समय एक तरह से जो है सेलेक्टिव जो लैंडिंग है या स्ट्रिक्ट लैंडिंग है उसकी डायरेक्शंस देता है। एक्सेस डिमांड के केस में क्या होता है, सेलेक्टिव एंड स्ट्रिक्ट लैंडिंग की एक तरह से गाइडलाइंस मिलती है। और जो राशनिंग है उसमें क्या होता है, क्रेडिट राशनिंग में जो क्रेडिट लिमिट है उसको प्रेस्क्राइब किया जाता है, क्रेडिट लिमिट डिसाइड की जाती है इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड।
ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन हो तो उसमें जो 3 रेट्स मैंने आपको बताए हैं, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, इन तीनों ही रेट्स को कम किया जाता है। इसके अलावा CRR, SLR इनको भी कम करेंगे, और जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको भी कम करना है। मतलब ये 6 की 6 चीज़ें यहाँ पे कम होंगी इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, क्योंकि इनको कम करेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा और उससे डेफिशिएंट डिमांड करेक्ट होगी। ऑन द अदर हैंड जो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं उसमें जो RBI है वो क्या करता है, मार्केट से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑलरेडी बेची गई हैं उसको वापस खरीदता है, परचेज करता है उसको। और नेक्स्ट क्या है कि जो मॉरल प्रेशर में क्या किया जाता है, लिबरल लैंडिंग जो है उसको यूज़ किया जाता है, लिबरल लैंडिंग को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन हो। और क्रेडिट राशनिंग में क्या किया जाता है कि इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड अगर ऑलरेडी कोई क्रेडिट लिमिट प्रेस्क्राइब की गई है तो उसको विड्रॉ किया जाता है, उसको विड्रॉ कर लिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन हो। अब आपको ये जो लिखना कैसे है उसके लिए आपको बता देता हूँ कि देखो, जब भी आपने किसी भी चीज़ को कम करना है, जैसे बैंक रेट को कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि उसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा, कि भाई बैंक रेट अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा या कम होगा, उस तरह से आप उन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। सो बाकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी इस कंप्लीट वीडियो में दिया जा चुका है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको बहुत ध्यान से इसके नोट्स बनाएं ताकि अच्छे से आप इसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकें, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसको रिवाइज करें, अच्छे से बढ़िया से नोट्स बनाएं और उसको बार बार एक बार देखें, और ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। सो आई होप कि जो भी हमने इसमें डिस्कशन किया है टॉपिक के बारे में वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और क्योंकि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी आपको दी गई है यहाँ पे टॉपिक की। सो इफ़ यू फाइंड इट मीनिंगफुल एंड हेल्पफुल टू यू, सो प्लीज़ शेयर इट टू अदर स्टूडेंट्स आल्सो, जिसको इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू।